हेलो एवरीवन, आई एम अनीशा। वेलकम टू अपवर्ड स्टडी। तो आज है 3 अगस्त और 3 अगस्त के सारे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में जो है वो मैं एमसीक्यूज़ डिस्कस करती हूँ। उसके साथ में मैं आपके साथ में यहाँ पर जो भी इम्पॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन होता है रिलेटेड हमारे करंट अफेयर से वो डिस्कस करती हूँ। साथ ही मैं यहाँ पर आपको एडिटोरियल्स एंड टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट के सारे आर्टिकल्स कवर किए जाते हैं। तो और जो भी नेशनल इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के आर्टिकल्स होते हैं वो भी मैं यहाँ पर कवर डेली बेसिस पर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मोटिवेशन। तो आज का कोट है कि टुडे इज़ अनदर चांस टू वर्क ऑन योर गोल्स। तो देखिए, हर दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव माइंडसेट से कीजिए और सोचिए कि ये जो दिन है ये मेरे पास जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है। तो आपने हर दिन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है और उसको बस अपने गोल्स को जो आपने सेट कर रखे हैं, अपने गोल को जो है वो ध्यान में रखना है कि आपको क्या क्या अचीव करना है। ठीक है, तो पूरे एक दिन का आप शेड्यूल बनाइए और उस शेड्यूल को आप जो है वो फॉलो करते जाइए। तो ये है आज का कोड। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी आज के एमसीक्यूज। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि द एग्रीकल्चर सेंसस इज कंडक्टेड इन इंटरवल ऑफ हाउ मेनी ईयर्स इन इंडिया। तो ऑप्शन ए है 2, 3, 5 या फिर 10। तो कितने साल के बाद जो एग्रीकल्चर सेंसस है वो होते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि विच शिपयार्ड बिल्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत। कोचीन शिपयार्ड, मेजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, हिंदुस्तान शिपयार्ड। तो कौन सा है? तो इसका भी आपको जो है वो इनके आंसर्स वीडियो के एंड में मिल जाएंगे। तो आपने जो है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। PG वाइल्डलाइफ सेंचुरी वेयर अ न्यू डेमस्लाई स्पीशीज प्रोटोस्टिका एमनिका वॉज स्पॉटेड इज इन विच स्टेट। तो कहाँ पर है ये? तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र या कर्नाटका में। ठीक है, तो इसका भी आंसर जो है वो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो आज का जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है कि पेलोसी जो है वो ताइवान में जो है वो लैंड हो चुकी हैं। तो उसके बारे में ये जो आपका पूरा आर्टिकल है। तो बेसिकली आपको पता है कि ताइवान और चाइना के क्या कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं और यूएस का उसके ऊपर क्या स्टैंड है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि जो ताइवान है, देखिए आपको मैं मैप पर लोकेट करके बता देती हूँ। ये है चाइना और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ताइवान। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर है क्या कि जो चाइना है, जो चाइना के अंदर आप मान सकते हैं कि एक पॉलिटिकल विंग थे, 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जैसे ए एंड बी। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स होते हैं और बाद में कोई एक पार्टी जो है वो यहाँ पर शिफ्ट कर जाती है ताइवान में और इसको जो है वो वो बोलते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि मैं रियल चाइना हूँ, ताइवान बोलता है कि मैं रियल चाइना हूँ और चाइना बोलता है कि मैं रियल चाइना हूँ। तो वर्ल्ड जो है वो यहाँ पर चाइना हमेशा इम्पोज करने की कोशिश करता है वन चाइना पॉलिसी को। वन चाइना पॉलिसी मतलब ताइवान जो है वो चाइना का ही पार्ट है कि ये एक ही चाइना है, बट जबकि ताइवान जो है वो खुद को बताता है रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो इस तरह का कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जो इनके बीच में रहता है और जो कंट्रीज़ जो सपोर्ट करती हैं चाइना को वो ताइवान को जो है वो चाइना का ही पार्ट मानती हैं और यहाँ पर ये सब चीज़ें चली रहती हैं। अब चाइना जो है वो इसको हमेशा अपोज करता है कि अगर आप ताइवान के साथ में ज़्यादा प्रॉक्सिमिटी बढ़ाएंगे, उनके साथ में ज़्यादा अच्छे रिलेशन करेंगे तो मैं अटैक कर दूँगा। तो उसी के बारे में ये है कि अभी रिसेंटली क्या है कि यहाँ पर पेलोसी जो है वो यहाँ पर पहुँची है, जो कि नैन्सी पेलोसी हैं। कौन ये है USA की हाउस स्पीकर है। तो इन्होंने लैंड किया है ताइवान में। तो इनकी ये हिस्टोरिक लैंडिंग हुई है जिसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो बीजिंग ने जो है वो इसे कंडेम किया है, पॉलिटिकल प्रोवोकेशन बोला है एंड वो टारगेटेड मिलिट्री काउंटर मेजर्स, यानी कि इन्होंने जो एक्सरसाइज वगैरह हैं वो यहाँ पर करना शुरू कर दी हैं। तो उसके बारे में बताया जा रहा है। तो यूएस की हाउस स्पीकर जो कि डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियन है नैन्सी पेलोसी, वो ताइवान में पहुंची ट्यूसडे इवनिंग को और हाई लेवल पॉलिटिकल विजिट थी ये यूएसए की ताइवान में जो है वो 25 साल के बाद जो है वो ये हुई। तो बोले कि चाइना ने इस एक्शन को कंडेम किया है, इस विजिट को कंडेम किया है एंड इसको इन्होंने क्या बताया कि ये एक मेजर पॉलिटिकल प्रोवोकेशन है और इस वजह से जो है वो यहाँ पर टारगेट मिलिट्री ऑपरेशंस हो सकते हैं और जो भी होगा उसके जिम्मेदार हम नहीं होंगे, यूएसए इसका जिम्मेदार होगा। ये यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर ये बोल रहे हैं। तो बोले कि बीजिंग ने ट्यूसडे को स्क्रैम्बल कर दिया है आपका Su-35 फाइटर्स
अक्रॉस द मिडन ऑफ द ताइवान स्ट्रेट इन द शो ऑफ द फोर्स। तो यहाँ पर जो साउथ चाइना सी के पास में इन्होंने जो है वो एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू कर दी हैं। तो ये सब चीज़ें इन्होंने शुरू कर दी हैं। तो ये सब हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर ये जो इनकी विज़िट है ये बहुत ही ज़्यादा ताइवान में जो है वो बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिक विज़िट जो है वो मानी जा रही है। बाकी आगे देखते रहेंगे कि इसके रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें आपकी और आएंगी, उनको भी हम कवर करते रहेंगे। एक सेपरेट वीडियो में मैं आपको ये जो ताइवान कैसे बना या इनकी जो वन चाइना पॉलिसी या फिर ये सब चीज़ें क्या है उनको मैं कवर करूँगी, या फिर जो इंडिया है, इंडिया क्या चीज़ यहाँ पर स्टैंड लेकर के चलता है उसको भी मैं आपको बताऊँगी। बेसिकली अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया ने कभी मतलब इस बारे में कुछ बोला नहीं है ओपनली। जैसे चाइना हमें टारगेट करता रहता है जम्मू कश्मीर के लिए, वैसे इंडिया ने कभी इसको टारगेट नहीं किया। हम जो है वो यहाँ पर तिब्बत का मुद्दा उठाते हैं और हम जो है वो इसके बारे में, अभी ताइवान के बारे में कुछ बोलते नहीं खास, तो उसके बारे में भी है। तो ये सब चीज़ें आपकी हैं, तो ये मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में ये सब कवर कर दूँगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि अल कायदा चीफ किल्ड इन यूएस स्ट्राइक इन काबुल। तो अल कायदा के जो अभी जो नेक्स्ट चीफ थे ओसामा बिन लादेन के बाद, जिनका नाम था अल ज़वाहिरी, उनकी जो है वो डेथ हो चुकी है। उनको यूएस के स्ट्राइक में काबुल में इनको मार गिराया है। तो बेसिकली अल ज़वाहिरी है कौन, इनके बारे में जानते हैं। तो ये जो आपके 9/11 के अटैक्स थे उसके मास्टरमाइंड्स में भी ये एक थे। तो यहाँ पर बोला कि ये जो अल्मान अल ज़वाहिरी है ये लीडर हैं कहाँ के, अल कायदा के, ठीक है, जिनको यूएस ड्रोन स्ट्राइक में काबुल में मार दिया गया है। तो ये जो ज़वाहिरी हैं इनका जन्म हुआ था 1951 में कायरो सबर्ब में, एंड ही वॉज इंस्पायर्ड बाय द रेडिकल राइटिंग्स ऑफ इजिप्टियन इस्लामिस्ट। बेसिकली जो है रेडिकल राइटिंग से बड़े ज़्यादा ये इंस्पायर्ड थे। और सैयद कुतुब जो है ये हु बिलीव्ड इन द कि किस में मानते हैं ये कि इन डिफेल अरब रिजीम्स विद इस्लामिक रूल। अब देखिए इन डिफेल अरब रिजीम्स क्या है कि इन डिफेल का मतलब है कि जो मुस्लिम को नहीं मानने वाले हैं, ठीक है। इस वर्ड को हम कई कंटेक्स्ट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली मैं बताऊं कि क्रिश्चियनिटी में देखेंगे तो जो क्रिश्चियनिटी को नहीं मानता है उसे हम बोलेंगे, अगर हिंदुज़म में जो हिंदुज़म को नहीं मानता है उसे बोलेंगे। तो वैसे इंडिफिल जो यहाँ पर इस्लामिक रूल को नहीं मानने वाला है उसे यहाँ पर ये बदलना चाहते थे, उसको रिप्लेस करना चाहते थे इस्लामिक रूल के साथ में। तो ज़वाहिरी जो है वो एक सर्जन बनते हैं 1970s में, एंड ही ऑल्सो बिकेम एक्टिव इन मिलिटेंट सर्कल्स। ये यहाँ पर भी एक्टिव हो जाते हैं। तो ये ओसामा बिन लादेन के एक तरह से राइट हैंड माने जाते थे और इन्होंने पूरा कॉपरेट कोऑर्डिनेट किया था 9/11 अटैक्स में जो यूएसए में हुए थे, एंड इसकी वजह से 3000 लोग जो है वो मारे जा चुके थे। तो ये सब चीज़ें आपकी यहाँ पर निकल के आती हैं। तो ये अब यहाँ पर हमें देखने को क्या मिलता है कि जो हमने यहाँ पर 9/11 अटैक्स के मास्टरमाइंड को यहाँ पर मार गिराया है यूएसए ने, ठीक है। तो उस वजह से यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये हमें काबुल में देखने को मिले, यानी अफ़गानिस्तान में थे। तो अफ़गानिस्तान में होने की वजह से अब ये जो है वो 2020 में एक डील हुई थी यूएस और तालिबान के बीच में दोहा में, ठीक है। चलिए कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए कि दोहा किसकी कैपिटल है। तो दोहा में यहाँ पर जो है वो ये मीट हुई थी या इनके बीच में एक ट्रीटी काइंड ऑफ साइन हुआ था, एक एग्रीमेंट। तो उसका कहीं ना कहीं वॉयलेशन यहाँ पर देखने को हमें ये मिलता है। तो अभी फर्दर देखने को मिलेगा कि आगे क्या क्या सब चीज़ें किस तरह से रहती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि लैंडस्लाइड से क्या हाल हो रखा है यहाँ पर। तो बेसिकली बारिशों का मौसम है और ऐसी चीज़ें जो है वो आए दिन देखने को मिलती हैं। तो लैंडस्लाइड्स के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बाकी एक चीज़ मैं आपसे और भी कहना चाहती थी कि जैसे ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होते हैं हमारे, कि अगर आप चाहते हैं कि जो हमारे करंट अफेयर्स में ज्योग्राफी आती है उसको मैं उसका स्टैटिक पोर्शन कवर करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। हाँ, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा ये केरला में हमें ऐसा सीन देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें आपकी आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि मेकिंग सेंस द फ्रीबीज इशू। तो फ्रीबीज के बारे में आर्टिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। चलिए इसको डिटेल में जानते हैं। तो बेसिकली मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताती हूँ कि हुआ क्या है। अगर आप बात करें कि हमारे जो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, वो यूपी में बुंदेलखंड एक्सप्रेस को इनॉग्रेशन कर रहे थे उसका। तो उसकी इनॉग्रल सेरेमनी में उन्होंने यहाँ पर जो है वो रेवड़ी कल्चर के बारे में बात की।
और यहाँ पर उसको फ्रीबीज जो है वो बताते हैं और उसको ये बता रहे हैं कि नहीं पॉलिटिशियंस किस तरह से लुभाते हैं जनता को, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बात की कि किस तरह से चीज़ें चलती हैं कि वो फ्रीबीज करके यानी कि लोगों को फ्री में चीज़ें दे देना, जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया या लोन माफ़ कर दिया या कुछ भी कर दिया, तो वो फ्रीबीज कल्चर यानी रेवड़ी कल्चर की बात करते हैं कि उससे लुभाते हैं लोगों के वोट को और ये डेंजरस है और ये हार्मफुल है हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए। उसके बारे में आर्टिकल है। तो बेसिकली यहाँ पर बोले कि बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस इन इंडिया NV Ramana heard a public interest litigation in which the petitioner argued against the promise of the irrational freebies by claiming that these distort the electoral process। तो बेसिकली इससे इलेक्टोरल प्रोसेस पूरा इम्पैक्ट पड़ सकता है। उसके बारे में बोला कि इरैशनल फ्रीबीज जो है वो यहाँ पर जिनको प्रॉमिस करते हैं कि नहीं हम सत्ता में आएंगे तो हम ये चीज़ फ्री कर देंगे, हम किराया माफ़ कर देंगे बसों का, या हम जो है वो बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, हम फ्री में प्रेशर कुकर्स देंगे, गैस देंगे। तो वो सब चीज़ें जो यहाँ पर ये चीज़ें करते हैं, इरैशनल फ्रीबीज को जो ये प्रॉमिस करते हैं, उनके बारे में बोला जा रहा है। तो बोला इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दैट ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिमार्क, इन्होंने बोला कि फ्रीबीज वर सीरियस इशू एंड आस्क्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक अ स्टैंड ऑन द नीड टू कंट्रोल द अनाउंसमेंट ऑफ फ्रीबीज बाय पॉलिटिकल पार्टीज ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन्स, कि इनके कैंपेन्स के दौरान ये जो अनाउंसमेंट कर देते हैं फ्रीबीज का, इसको हमें कंट्रोल में लाना होगा और देखना होगा, क्योंकि ऐसे तो हर कोई खुद को बताने के लिए जो है वो फ्रीबीज को बढ़ावा देता रहेगा, तो उससे जो कंट्री की ग्रोथ पर बहुत ही जो सीरियस इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा। बट फिर भी राइटर ने यहाँ पर जो है वो कन्फ्यूज़न की बात की है, बोला कि अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है फ्रीबीज के बारे में कि फ्रीबीज रियलिटी में है क्या। क्योंकि देखिए हम बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं, जैसे हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करते हैं, PDS की बात कर रहे हैं, या हम MG नरेगा की बात कर रहे हैं, तो क्या ये भी फ्रीबीज के अंडर आता है? तो उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि इसमें क्या होगा। या फूड ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं हम, जो भी चीज़ें आपकी चलती हैं, जैसे कि जो भी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, या उसमें 100 मिलियन टन्स ऑफ राइस एंड व्हीट जो किए गए, या कोविड-19 के दौरान जो फूड बांटा गया वो सब चीज़ें की गई, या फिर जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है, ठीक है, जिनको जो है वो 80 करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स को दिया गया कोविड-19 के दौरान, जो PDS सिस्टम के द्वारा या किसी भी तरह से जो चीज़ें दी गई हैं, या जो MSP पर जो चीज़ें खरीदी जाती है, क्या वो भी सब इसमें इंक्लूडेड रहेगा? कि उसके बारे में भी कुछ क्लैरिटी नहीं है कि हम क्या करें। तो PDS कवरेज और मनरेगा की बात अगर हम कर रहे हैं तो बोल रहे कि अराउंड मिड 2000s द PDS इंक्रीजिंगली बिकेम अ पॉलिटिकल इशू, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल इशू ये बन गया। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक्सपैंड करना चाहती है इसके कवरेज को और रिड्यूस करना चाहती है प्राइसेस को थोड़ा और, तो लोअर प्राइसेस PDS बिकम इलेक्टोरल इशू उसका बन जाएगा कि आपको राशन जो है वो और ज़्यादा सस्ता मिलेगा डिपो में लोगों को। तो उससे क्या होगा कि ये एक इलेक्टोरल इशू बन चुका है कि हम आएंगे तो हम और ज़्यादा सस्ता कर देंगे। तो ऐसे जो इनिशिएटिव है, ये जो प्रोमिसेस होते हैं, ये ऑलमोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं इलेक्शन के दौरान, और ये लगभग 2000 के समय में किया गया था, यानी इस दशक में ये चीज़ें जो है वो निकल के आई थी। एंड जनरल इलेक्शंस जो 2009 में हुए वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें हुई। तो अल्टीमेटली बोला जा रहा है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है वो पास किया गया पार्लियामेंट के द्वारा 2013 में। तो बोला डिस्पाइट द शॉर्टकमिंग्स इट कैन नॉट बी डिनाइड दैट जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है वो सपोर्ट करती है प्रोवाइड ड्यूरिंग द पेंडेमिक वेव वुड हैव बीन इम्पोज एंड नॉट बीन नेफ्सा, यानी कि उस समय में जो है वो यहाँ पर जो भी चीज़ें दी जाएंगी उनको हम, या फिर बिलो पॉवर्टी लाइन को जो भी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी उनको हम फ्री भी नहीं मानेंगे। तो बोला कि इन एनी केस हाउ डज वन डिफाइन फ्री भी, कैसे हम इसको डिफाइन करें। बोला अराउंड 1 लाख करोड़ is the revenue of the foregone annually and result of the major tax incentives cooperative taxpayers putting together all tax exemptions and concessions, या सबको हम इंक्लूड करें पर्सनल को, तो जो रेवेन्यू हमारे पास से जा चुका है वो 5 लाख करोड़ का हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो कितना ज़्यादा नुकसान हमें यहाँ पर हुआ है सिर्फ
फ्रीबीज के कारण। तो बोले कि जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स है उनको रिड्यूस किया गया, या बजट डॉक्यूमेंट्स 2019 और 20 के उठा करके देखें तो इफेक्टिव टैक्स रेट या टैक्स टू प्रॉफिट रेशो जो हमारी है वो डिक्लाइन हो चुकी है, क्योंकि प्रॉफिट जिस तरह से इंक्रीज हुए वो सब चीज़ें हमें देखने को नहीं मिली, हमें टैक्स तो उतना मिल नहीं रहा है। तो हाउएवर वन डज नॉट सी मच प्रेशर फॉर अ जस्टिफिकेशन ऑफ दीज कंसेशंस इन मेन स्ट्रीम डिस्कशंस, बट क्या चीज़ हमें देखने को मिली कि कुछ स्मॉल अमाउंट्स में अगर हम गरीबों को देख करके करें वो चीज़ें तो वो ठीक है, यानी कि रियलिटी में उनको मिले जिनको ज़रूरत है तब तो ठीक है। पर हम इलेक्शन कैंपेन के चलते कुछ जो है वो वहाँ पर भी ऐसी चीज़ों को प्रॉमिस कर देना जहाँ उनकी ज़रूरत ही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं ख़तरनाक चीज़ हमारे लिए है। तो इसको बोला जा रहा है कि इरैशनल फ्रीबीज नहीं होना चाहिए, बट रैशनल फ्रीबीज जो है वो जस्टिफाइबल होता है, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हमारी यहाँ पर रहती हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। बोले कि टर्निंग पॉइंट इन क्रिप्टो रेगुलेशन लेड बाय यूरोप। तो बेसिकली यूरोप ने यहाँ पर कुछ क्रिप्टो रेगुलेशन में कुछ पॉइंट्स चेंज किए हैं, वो सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो बेसिकली यहाँ पर बोल रहे हैं कि इफ़ GDPR marked a decisive movement in consumer data protection, MiCA could point out to responsible crypto management। अब ये GDPR क्या है या MiCA क्या है ये मैं आपको पूरा क्लियर कर दूंगी, पर यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें समझनी होंगी। बेसिकली क्या हुआ है कि अभी रिसेंटली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को ये पूछा गया कि आप क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाना चाहते हैं, मतलब क्या सरकार इसके बारे में स्टांस है उनका, क्या सोचती है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, गवर्नमेंट जो है वो बैन लगाना चाहती है। अब देखिए हमने ना क्रिप्टो करेंसी को जो है वो डायरेक्टली बैन नहीं किया, हम क्या करते हैं, हम क्रिप्टो करेंसी पर टैक्स को हमने बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे दिया है, या फिर उसके जो रास्ते हैं वो रोक रखे हैं कि वो डायरेक्टली जो है वो यहाँ पर आ नहीं पाए। बोले कि सीमलेस एसेट्स है क्या, मतलब कुछ हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे कि इसके कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ इसके प्रोज एंड कॉन्स तो हर एक चीज़ के रहते हैं, वैसे हम इसके भी देखेंगे। तो वो एक सीमलेस एसेट है, यानी कि अगर हम इसकी नॉर्मली बात करें तो इसका कोई ज्योग्राफिकल बाउंडेशन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है कि कहाँ से आएगा कैसे आएगा। तो यहाँ पर कोई लिमिटेड ज्योग्राफिकल बाउंड्री नहीं है, और ये जो है कोई इसको कोई पाइपलाइन नहीं चाहिए, शिपिंग या कंटेनर के लिए कोई चीज़ नहीं चाहिए। तो ये डायरेक्ट मतलब सिर्फ डेटा माइनिंग से चीज़ें हो सकती हैं। और बोला है कि आप अब यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन एंड सम एलिमेंट नॉलेज ऑफ क्रिप्टो सर्विसेज व्हाट आर द नीडेड एंड विल अलाउ एनीवन इन द वर्ल्ड टू ट्रांसफर क्रिप्टो करेंसी एसेट्स की। वो कहीं से भी कुछ भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं कि सिर्फ आपको डेटा माइनिंग आती है, आपने वो चीज़ें डेटा को जो है वो कर दिया तो आप उस चीज़ से, या डेटा पजल को सॉल्व कर दिया तो आप वो चीज़ कर सकते हैं बड़ी आसानी से। अब बेसिकली यहाँ पर एक तो प्रॉब्लम है हमारे पास कि नहीं, इसको कोई पाइपलाइन नहीं है कि कहाँ से ये आएगा, ज्योग्राफिकल कोई बाउंड्री नहीं है इसके लिए। दूसरा यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि हमें पता ही नहीं है कि इसको कंट्रोल कौन करता है, कि ये ऐसी है कि नॉट इशूड और कंट्रोल बाय एनी एंटरप्राइज, कोई एंटरप्राइज इसको कंट्रोल नहीं कर रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 21 मिलियन बिटकॉइंस किसी ने बना दिए, और ये आप इसमें से सर्कुलेशन में जो है वो 19 मिलियन बिटकॉइंस जो है वो सर्कुलेशन में डाल दिया। अब यहाँ पर बोला कि कोई भी यहाँ पर बोला एनी ऑफ द एस्टिमेटेड 75 मिलियन क्रिप्टो वॉलेट होल्डर्स कुड बी ओइंग दीज बिटकॉइंस एंड दीज फ्रैक्शंस कॉल्ड सैटोशिस या फिर सैट्स इसको हम बोलते हैं, यानी किसी पर्सन ने, किसी संतोषिश पर्सन ने इसको बना दिया और वहीं से सब चीज़ें चल रही हैं। अब हमें नहीं पता किसने बनाया, क्या चीज़ हुई, किस तरह से हुई, उसके बारे में तो नॉलेज ही नहीं है। तो बोला कि हाउ देन कैन सच अ सीमलेस फाइनेंशियल एसेट बी रेगुलेटेड, इसको रेगुलेट कैसे किया जाएगा, मतलब इसका रेगुलेशन का कोई आइडिया नहीं है कि कैसे इसको मॉनिटर करें, इसका फ्लो कैसे देखें, इसकी जुरिडिक्शन क्या है, मतलब इन सब चीज़ों का हमें कुछ भी आइडिया नहीं है। क्रिप्टो इंडस्ट्री कैसे चलती है वो सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर बात हो रही है। अब हो रही है कि जून में क्या हुआ कि ऑल द अटेंशन ओवर इन्फ्लेशन एंड द रिलेटेड कैपिटल मार्केट टर्मोइल एंड यूरोपियन पार्लियामेंट काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव आर्म्स एंड यूरोपियन यूनियन ने एक प्रोविजन लेकर के आई, या लॉन्ग अवेटेड रेगुलेशंस जो है वो यहाँ पर लेकर के आए, जो भी मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स, जिसको हम मीका बोल रहे हैं, ठीक है। तो मीका क्या है, मार्केट इन क्रिप्टो एसेट्स जो है वो यूरोप में जो इन्फ्लेशन का जो हिसाब रहा उसके हिसाब से इसको इंट्रोड्यूस किया गया। तो बोला कि यहाँ पर इट टुक 2 years ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग एंड नेगोशिएशन ऑफ यूरोप इन टू गेट हियर। 2 साल तक यहाँ पर जो है वो इन्होंने चीज़ों को सोचा समझा और फिर यहाँ पर इसे लेकर के आए। अच्छा,
तो यहाँ पर बोला कि बिफोर वी प्रेज थ्रू मीका, यहाँ पर क्या होगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड यूरोपियन रेगुलेशंस आर नोटवर्दी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसको समझना। तो यूरोपियन मार्केट जो है वो सेकेंड है यूनाइटेड स्टेट्स के बाद में इकोनॉमिकली एंड बिहाइंड एशिया इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ इंटरनेट यूजर्स, एंड येट यूरोप इज़ द ग्लोबल यार्डस्टिक ऑन द टेक्नोलॉजी रेगुलेशंस, की वहाँ पर सब चीज़ों को बहुत अच्छे से देखा जाता है। एंड जर्नल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन या जो GDPR था, फर्स्ट पब्लिश किया गया इसको 2016 में एंड इम्प्लीमेंट किया गया 2018 में। अब ये क्या करता है, मार्क द टर्निंग पॉइंट इन द कंज्यूमर डेटा प्रोटेक्शन, उसको पूरा कि कंज्यूमर का डेटा, उसकी प्राइवेसी जो है सब कुछ को किस तरह से यूरोप में या वर्ल्ड ओवर में किस तरह से रखा जाए। तो ये जो GDPR था, ये जो फ्रेमवर्क है फॉर सीकिंग द कंसेंट एंड इंट्रोड्यूस सेवरल प्रोग्रेसिव रूल्स और सब कुछ, या राइट टू फॉरगेट वगैरह सब कुछ चीज़ें इसमें डाली गई। अब बेसिकली क्रिप्टो करेंसी के साथ में प्रॉब्लम क्या है कि क्रिप्टो करेंसी के ज़्यादा कोई रेगुलेशंस तो है नहीं। दूसरा ये आपकी क्या है, वॉलेटाइल करेंसी है। अब वॉलेटाइल होने की वजह से यहाँ पर जो है वो इसकी वैल्यू बहुत जल्दी घटती और बढ़ती रहती है, मतलब कुछ भी यहाँ पर वैल्यू कभी घटेगी कभी बढ़ेगी, तो उसमें बड़ा ज़्यादा लोगों को फ़ायदा भी दिखता है। तो यहाँ पर ये इसका एक तरह से वो सब चीज़ें हैं, और ये एक गुड सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट भी है कि आप अच्छे से यहाँ पर बढ़िया से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कोई ज़्यादा झंझट नहीं है। और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ये जो है वो पूरी तरह से काम करता है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। अच्छा, पर इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इससे बहुत से प्रॉब्लम्स भी निकल के आ सकते हैं, जैसे ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह हो सकती है, या फिर वो सब चीज़ें, या टेरर फाइनेंसिंग हो सकती है, क्योंकि कहीं से भी कोई पाइपलाइन नहीं है, कहीं से भी कुछ भी डेटा या पैसा जो है वो आ सकता है। अच्छा, बोले कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ ऑल्सो हेल्ड दैट द राइट ऑफ प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट एंड एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। अब आपको भी ये सब चीज़ें पता ही है कि जो राइट टू प्रिवेसी है ये हमारा फंडामेंटल राइट है, और ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का एक इंटीग्रल पार्ट है, तो कहीं ना कहीं ये उससे भी रिलेटेड है, और यहाँ पर GDPR जो है वो उसी से रिलेटेड काम कर रहा था। अब बोले कि सेटिंग स्टैंडर्ड्स, मतलब यूरोप ने हमें ये शो कर दिया, एक पाथ शो कर दिया कि किस तरह से क्रिप्टो एसेट्स को जो है वो रेगुलेट करना है। तो मीका ने क्या यहाँ पर दिखाया इंटेंट कि हमें किस तरह से, यानी लिमिटेड ज्योग्राफी में जो काम नहीं कर रहा है ऐसे एसेट को हमने किस तरह से रेगुलेट करना है, वो सब चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही हैं। तो बोले कि इस रेगुलेशन को करने के लिए crypto is set service to the crypto asset issuers, and by regulating these entities Europe intend to provide consumer protection, transparency and governance standards regardless of the decentralized nature of the technology, की decentralized nature ना होने के बावजूद भी किस तरह से प्रोटेक्शन, ट्रांसपेरेंसी और सब चीज़ों को साथ में लेकर के चले, बिसाइड दिस राइट ऑफ प्राइवेसी एंड ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स, कि उनके साथ में चलते हुए हम कैसे चीज़ों को करें। तो यहाँ पर ये जो स्पेसिफिक रेगुलेशन है ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक तरह से पाथ शो कर दिया है कि किस तरह से चीज़ों को लेकर के चलना है। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं। अब हो रहा है कि टेरा USD एग्जाम्पल भी है इसका, कि सिग्निफिकेंट जो है किस वजह से है, क्योंकि रीसेंट कोलैप्स ऑफ टेरा USD हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि एन एग्लोरिथमिक स्टेबल कॉइन की बहुत ज़्यादा स्टेबल कॉइन हुआ करता था, तो नो एडिक्वेट रिजर्व रिलाइड मेनली ऑन द डिमांड एंड सप्लाई बैलेंस, उसी के ऊपर सब चलता था। वैसे आपका लूना है, तो ये भी एक तरह से क्रिप्टो करेंसी ही है। तो ये कॉज सिग्निफिकेंट लॉसेस एंड रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बहुत ज़्यादा यहाँ पर लॉसेस वगैरह एकदम से देखने को मिल गए। तो ये जो है वो कहीं ना कहीं हमें चीज़ों को देखना भी पड़ेगा कि कहीं हमें ऐसा नुकसान नहीं पहुँचाया जाए इकोनॉमिक, और वो सब चीज़ें ऐसी ना हो जाए। तो ये सब चीज़ें हैं कि यूरोप ने फिर भी कुछ ऐसी चीज़ों को कवर कर दिया है, कुछ ऐसे प्रपोजल्स या रूल्स लेकर के आए हैं। बोला बट लाइक GDPR डिड द डेटा प्रोटेक्शन फॉरवर्ड एंड रेगुलेट क्रिप्टो करेंसी इन मैनर एनेबल्स द रिस्पॉन्सिबल बिजनेस, और प्रोटेक्ट करते हैं यूजर्स वगैरह को, वो सब चीज़ों को लेकर के आ गए। नेक्स्ट है कि फॉरेस्ट कवर के ऊपर कुछ डेटा है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर हम इकोलॉजिकली सेंसिटिव नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को देखें, अब आप एक चीज़ समझिए कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव क्या होगा। सेंसिटिव कोई चीज़ क्या होती है कि जहाँ पर ज़्यादा चीज़ों को छेड़छाड़ ना किया जाए, ऐसी जगह, मतलब
इकोलॉजिकली सेंसिटिव या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, वेयर मोर देन 70% ऑफ एरिया इज कवर्ड बाय फॉरेस्ट। इस सब्सटेंशियल डिक्लाइन इन फॉरेस्ट एरिया हमें वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है पास्ट डिकेड में। तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम में रिकॉर्ड किया है कि 1000 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट लैंड जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए। और असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम ने रिकॉर्ड किया है मैक्सिमम इंक्रीज इन द फॉरेस्ट। तो यहाँ पर आपने अरुणाचल, मणिपुर और असम को याद रखना है, और असम, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में क्या क्या चीज़ें किस तरह से हो रही हैं वो सब चीज़ें आपने देखनी है। अब यहाँ पर क्या बताया कि फॉरेस्ट कवर जो है वो डिपेक्ट करता है कि द फॉरेस्ट कवर परसेंटेज ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया। तो ये पूरा इस चार्ट जो है वो उस चीज़ को बता रहा है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को येलो कलर से बताया गया है। एंड मोर देन 70% ऑफ द ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर ऑफ 2021। तो आप देख सकते हैं कि 70% जो है वो एरिया हमें फॉरेस्ट कवर में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉरेस्ट में किस तरह से चेंज हुआ है, किस तरह से घट बढ़ रहा है। तो वो यहाँ पर डेटा है, आपने इसको जो है वो ज़रूर नज़र मार लेना है। फॉरेस्ट लैंड डाइवर्ट हो चुका है, तो चार्ट ये शो करता है कि फॉरेस्ट लैंड हेक्टेयर्स में किस तरह से डाइवर्ट हुआ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अंडर फॉरेस्ट एंड कंजर्वेशन एक्ट इन द पास्ट डिकेड। वो किस तरह से क्या क्या चीज़ें हुई हैं एंड इंक्रोचमेंट हुई है फॉरेस्ट लैंड की, वो ये वाला चार्ट आपको यहाँ पर चीज़ों को बता रहा है। ये हेक्टेयर्स में आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये सब चीज़ें हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में। तो हमारे पास ये आर्टिकल था कि द गवर्नमेंट पैकेज टू रिवाइव BSNL फॉर्च्यून्स। बेसिकली एक चीज़ समझिए कि आप देखते कि BSNL जो है ना वो घाटे में चल रहा है, तो इसके एक्सपेंशन, इसकी ग्रोथ पर जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें किस तरह से चलेंगी। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर अगर हम 2016 की बात करें तो उसका रेवेन्यू कितना ठीक था, ज़्यादा था, और अगर हम 21 की बात करें तो रेवेन्यू कम हो चुका है। लॉस पहले कम हुआ करते थे और अब जो है वो बढ़ चुके हैं। एम्प्लॉय कॉस्ट भी पहले ज़्यादा थी, अब कम हो चुकी है। तो वो सब चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। तो बोले कि लास्ट वीक यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है 1.64 लाख करोड़ का रिवाइवल पैकेज BSNL के लिए, जो कि कैश कंपोनेंट फॉर 43,964 करोड़ का होगा। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि मार्च 2020 में BSNL ने फ्लोट किया, मैंने फ्लोटर टेंडर टू प्रोक्योर 4G इक्विपमेंट। देखिए आप एक चीज़ समझिए कि अभी हम 5G की ओर बढ़ने वाले हैं और ये अभी टेंडर भर रहे हैं 4G इक्विपमेंट के लिए। तो ये चीज़ निकल के आ रही है। बोले कि टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी TEPC जो है, उन्होंने इस टेंडर पर ऑब्जेक्शन लगाया। बोला कि हैविली इन फेवर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, खुद के फेवर में होगा ये। एंड दिस स्टेटेड द डोमेस्टिक सप्लाई कुड नॉट पार्टिसिपेट इन द टेंडर ड्यू टू स्टिफ कंडीशन ऑफ BSNL हैड रीवर्क इन द टेंडर। की दोबारा से आप चीज़ों को देखिए तो बोले कि एंटायर बर्डन जो होगा वो सपोर्ट करेगा इंडिजिनियसली डेवलपमेंट इक्विपमेंट फॉर द फेल ऑन BSNL। 4G जो है वो यहाँ पर लाया जाएगा। तो बोले कि गवर्नमेंट जिसको बोला गया सेट दैट 2019 VRSN पैकेज हेल्प BSNL स्टेबलाइज, उनको जो है वो थोड़ा बहुत स्टेबल करने की कोशिश की गई। वुड हेल्प इट बिकम वायबल, एक्सपेक्ट BSNL टू बिकम प्रॉफिटेबल एंड 3 to 4 years from now। तो वो सब चीज़ें चल के आ रही थी। अब बोल रहे हैं कि अब यहाँ पर पूरा हम देखें तो BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड जो है उसको 2000 में लाया गया था और उसने टेक ओवर किया प्रोवाइडिंग टेलीफोन कनेक्टिविटी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज के अंडर काम करना शुरू कर दिया। अब ये जो है इसका मतलब न्यू दिल्ली, मुंबई वगैरह सब चीज़ों में एंड महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड वुड ऑपरेट। एंड लास्ट वीक द यूनियन कैबिनेट अप्रूव कर दिए हैं 1.64 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज और विद द कैश कंपोनेंट ऑफ 43,964 करोड़ का इन्होंने यहाँ पर लॉन्च किया। तो बोले कि रिकैपिटलाइजेशन का ये जो प्लान है वो क्या है, तो बोले कि द नॉन कैश कंपोनेंट्स 1.2 लाख करोड़ जो है रुपए जो हैं स्प्रेड ओवर 4 years। इसमें क्या क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव अलॉटमेंट होगी 4G स्पेक्ट्रम वर्थ 44,900, मतलब अप्रॉक्सीमेटली जो है वो आप 45,000 करोड़ इसको रख लीजिए। ठीक है, केपेक्स सपोर्ट ऑफ 22,000 करोड़ ओवर नेक्स्ट 4 years टू बूस्ट डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ आत्मनिर्भर 4G स्टैक की आत्मनिर्भर 4G स्टैक को लेकर के आना है। उसके अलावा हमने क्या करना है, जो गैप को फिल करना है, फंडिंग 13,000 करोड़ जो है वो लगाना है कमर्शियली अनवायबल रूरल वायरलाइन ऑपरेशंस के लिए।
ठीक है, और वो सब चीज़ें निकल के आएंगी। और यहाँ पर सोवरन गारंटी वर्थ 40,000 करोड़ का जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट देना है एडजस्टेड ग्रोथ ग्रॉस रेवेन्यू ड्यूज जो है वो वर्थ आपको 33,000 करोड़ का देखने को मिलेगा, नहीं कंप्लीट पैकेज आपको ये देखने को मिल रहा है। 2019 में कैबिनेट ने क्लियर किया कि ये जो कंप्लीट पैकेज है इसका वर्थ कितना 70,000 करोड़ तक का वर्थ है। और एंड MTNL मेनली फाउंड द वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम पैकेज इन 2 फॉर्म्स। अब बोले कि BSNL का परफॉर्मेंस किस तरह से रहा वो हम देख ही लिया हमने कि किस तरह से क्या क्या चीज़ें लॉस कैसे घटा बढ़ा और वो सब चीज़ें किस तरह से हुई। तो BSNL में जो हमें देखने को मिलता है कि 1.5 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। 2019 में ये जो है वो VRS ने अनाउंस किया था। अब बोला कि 70,000 ने अप्लाई कर दिया है एक्साइज ऑप्शन बिफोर VRS फाइनेंशियल ईयर 20। अगर हम इसकी बात करें तो 15,500 करोड़ ये हो गए। तो यहाँ पर लाखों से करोड़ों में हमें यहाँ पर इजाफा देखने को मिला एंड एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो यहाँ पर बढ़ गई। तो बोल रहे हैं कि जून में अगर हम देखें कि जून 2021 में एम्प्लॉय हैड काउंट 64,000, नोट दैट स्पेंड मोर 50% ऑफ द रेवेन्यू एम्प्लॉय इन फाइनेंशियल ईयर 2016 और 2021 में 36% यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो फॉर एग्जाम्पल है ये भारतीय एयरटेल की बात कर रहे हैं कि हुज नंबर शोड एम्प्लॉय एक्सपेंस अबाउट 4% फॉर बोथ। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें हमें देखने को मिली। ठीक है, तो इसकी बात हम कर रहे हैं कि बेसिकली हमारे पास जो है वो यहाँ पर एम्प्लॉयज़ भी ज़्यादा काम नहीं करना चाहते हैं, वो भी जो है वो यहाँ पर उनकी कॉस्ट भी कम हो रही है और वो सब चीज़ें आ रही हैं। बोले कि बेल आउट वुड हेल्प टू बिकम वायबल, एक्सपेक्ट्स BSNL टू बिकम प्रॉफिटेबल इन 3 और 4 years फ्रॉम नाउ। अब बोले कि चेयरमैन जो PK परवर हैं वो क्या बोल रहे हैं कि has been quoted saying that financial year 2022 revenue would be tad lower than the previous year। तो एट 17,000 करोड़ की यहाँ पर और भी ज़्यादा गिरावट इसके रेवेन्यू में देखने को मिलेगी। अब BSNL के साथ में हुआ क्या, रियलिटी में हुआ क्या? तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं 2014 की, तो यहाँ पर क्या हुआ था कि स्टैंडिंग कमेटी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और पार्लियामेंट में इन्होंने बोला कि हमें कुछ ग्रांट्स जो है BSNL रिप्रेजेंटेटिव्स को वो सब प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत है। बोला कि BSNL could do so only in 2002, despite that it was among one of the top mobile service providers in most circles of 2005 and 6 कि उस समय में टॉप में ये आता था। पर उसके बाद में भी यहाँ पर सब चीज़ों को नहीं देखा गया, यानी टाइमली जो है वो सब चीज़ों को मतलब अपग्रेड नहीं किया गया। तो 2020 में अगर हम देखें तो फ्लोटिंग टेंडर जो 4G इक्विपमेंट का इन्होंने डाला है ब्रॉडबैंड नेटवर्क में, एंड द 9,000 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूडेड अपग्रेडेशन ऑफ 50,000 साइट्स अक्रॉस द कंट्री दैट वुड पोजीशन द टेलीकॉम कंपनी टू द हाई स्पीड इंटरनेट। क्योंकि अभी जो है वो BSNL के साथ में कई सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, यानी बिल्कुल माइक्रोसॉफ्ट के जैसे है कि जैसे उन्होंने जो है वो चीज़ों को टाइमली किया नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर वो सब चीज़ें निकल के आनी। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि गवर्नमेंट हैज़ कैटेगोरिकली said that one of the reasons BSNL must be supported to help is the development of the indigenous technology, कि हमें अपनी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना है, इसलिए हम इसको जो है वो यहाँ पर आगे से आगे लेकर के आए। तो ये जो टेंडर है वो इसकी वजह से न्यूज़ में आ गया है। अब बोल रहे हैं कि यहाँ पर एयरटेल ने जो है वो 1 बिलियन 4G इक्विपमेंट जो है वो दिए नोकिया को टू द फिनलैंड and that year, and final encouraged domestic OE markets and was a good idea. Why should the entire burden of the supporting indigenously developed equipment for 4G, that too which had to been previously tested, fall on BSNL? कि यानी कि आप इतने ज़्यादा लेट हैं सब चीज़ों को करने के लिए, वो सब चीज़ों को बता रहे हैं। तो ये सब आपके इस आर्टिकल में था, ठीक कि किस तरह से हम इसको एक सही उसमें लेकर के आएँ। तो बोले कि अगर हम BSNL को अगर लेना चाहते हैं तो BSNL नॉट अ पैन इंडिया 4G सर्विस प्रोवाइडर इस समय नहीं है। तो 98% ऑफ कंट्री में जो 4G कवरेज है और यहाँ पर जो है वो 4G तक इंट्रोड्यूस तक नहीं हुआ। एंड द लेटेस्ट पैकेज जो BSNL का है उसको अनाउंस किया गया 5G स्पेक्ट्रम वर गोइंग ऑन, तो अभी चल रहा है, वो सब चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं। बोल रहे हैं कि हाँ नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पामला बेल के बारे में यहाँ पर ये आर्टिकल है। तो बेसिकली
बेसिकली है क्या कि पामला क्या है, पामला है आपका प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। आई होप आप सब मनी लॉन्ड्रिंग समझते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि बात की जा रही है कि इसका जो यहाँ पर बात है कि इसके जो सेक्शन 45(1) है उसके तहत क्या बोला जाता है कि जो बेल है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर मस्ट बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपोज द एप्लीकेशन, एंड सेकेंडली यहाँ पर एप्लीकेशन इज अपोज एंड द कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड कि अक्यूज्ड गिल्टी नहीं है, तभी बेल मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। यानी कि अगर यहाँ पर किसी पर्सन के ऊपर मामला एक्ट लग गया, उसको उसके तहत जो है वो जेल में डाल दिया गया, तो वो तभी बाहर आ सकता है जब वो इनोसेंट साबित होगा, अदरवाइज वो नहीं आ सकता। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा डिबेट में है कि नहीं, क्यों नहीं आ सकता, जब यहाँ पर अगर मान लो कि उसने इतना ज़्यादा हीनियस क्राइम किया भी नहीं है, बट फिर भी जो है वो उसको इसी तरह से जेल में रखा गया कि उसको खुद साबित करना पड़ेगा कि मैं जो हूँ वो इतना ज़्यादा, मैं बेगुनाह हूँ, तभी बेल मिलेगा। तो उसको कहीं ना कहीं क्वेश्चन किया जा रहा है यहाँ पर। तो बोले कि सुप्रीम कोर्ट का केस आया है एक, कौन सा, विजय मदनाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्या बोला, गिव द जुडिशियल स्टैम्प टू अप्रूवल टू ट्विन कंडीशन ऑफ बेल अंडर सेक्शन 45(1) ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मामला एक्ट के अंदर ये सब चीज़ें देखी गई। तो बोला कि यहाँ पर ये जो है ये आर्बिट्रेरी एंड ड्रैकोनियन जो लॉ है हमें देखने को मिल रहा है। अनबोरे की ये जो जजमेंट है इज इमेंस इम्पॉर्टेंस की है, एंड डिले डिनाइल एंड जो ग्रांट ऑफ बेल है वॉज रिसेंटली आइडेंटिफाइड बाय सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ सत्येंद्र कुमार अंटेल वर्सेस CBI। तो उस केस में दोबारा से इस चीज़ों को देखा गया कि पहले तो बोल दिए थे कि नहीं आपको खुद ही करना पड़ेगा, सब चीज़ों को देखना पड़ेगा, तो उसे ड्रैकोनियन लॉ बोला गया, और अभी जो है वो ये सत्येंद्र कुमार अंटेल वर्सेस CBI में चीज़ों को देखा गया। तो बोल रहे हैं कि यहाँ पर सेक्शन 45(1) बोलता क्या है, ये बोलता है कि यहाँ पर इसका ऑब्जेक्टिव है मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करने का, और ये जो एक्ट है ये प्रोवाइड करवाता है एक हायर थ्रेशहोल्ड, ताकि ये क्या करा सके, ग्रांट फॉर बेल कंपेयर टू द स्टैंडर्ड प्रोसीजर कोड, जो भी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर होता है उसके अंडर। तो बोल रहे हैं कि 45(1) जो है वो बताता है कि पर्सन जो होगा उसको यहाँ पर प्रोसिक्यूटर मस्ट बी इनिशियली गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपोज एप्लीकेशन ऑफ द, सेकेंडली दूसरा क्या बोला जाएगा उसको कि उसको एप्लीकेशन इज अपोज इन द कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड, कि कोर्ट को सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए कि ये जो है वो निर्दोष है कि नहीं है, उसके बाद ही चीज़ों को देखा जाएगा। अब बोले कि आर देयर अदर एक्ट्स विद इम्पोज सच कंडीशंस, क्या कुछ ऐसे और भी हैं, तो सेक्शन 43(d)(5) की बात करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, UAPA। पहले भी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह चुका है UAPA। ये क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 का। ये बताता है इट रिक्वायर्स द कोर्ट टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर कि वो अपोज करे बेल एप्लीकेशन को, एंड टू नॉट रिलीज द एक्यूज्ड ऑन बेल इफ देयर आर रीजनेबल ग्राउंड्स, कि अगर रीजनेबल ग्राउंड्स है तभी उसको रखा जाए और उसकी बेल को मनाही दे दी जाए। सेक्शन 37(1) क्या बताता है, नार्कोटिक ड्रग्स का जो भी साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट है 1985, या फिर आपका परिमेटीरिया एंड विद सेक्शन 45(1) एंड पामला हो गया, या सेक्शन 28 हो गया, या टेररिस्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एक्ट हो गया, टाडा जिसको आप बोलते हैं 1987, वो हो गया, वो भी सिमिलर कंडीशंस पर ही बेल को देते हैं, यानी ऐसे मिलता नहीं है इजीली। तो व्हाट वाज द अर्लियर पोजीशन फॉर द कोर्ट और सेक्शन 45(1), उससे पहले चीज़ें क्या थी, बोला उससे पहले यहाँ पर बोला गया कि जो वैलिडिटी थी, ट्विन रिक्वायरमेंट थी सेक्शन 28 ऑफ टाडा एक्ट के अंडर बीन अपहेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट, जो उसको बोला गया कौन से केस में, करतार सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस 1994 में देखा गया कि यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ द विक्टम्स एंड कम्युनिटी वेल द सेफ्टी एंड द नेशन ऑफ द लिबर्टी ऑफ द एक्यूज्ड, कि उसकी लिबर्टी को भी देखना है या नेशन की सेफ्टी को भी देखना है, और उसमें बैलेंस बनाना है, वो सब चीज़ों को देख के चलना है। फिर उसके बाद में एक और केस आता है, निकेश ताराचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018। तो इसमें बोला कि कोर्ट ने डिफ्रेंशिएट किया बिटवीन द वर्डिंग्स ऑफ द सेक्शन 20 सबसेक्शन 8 ऑफ टाडा एक्ट एंड सेक्शन 45(1) ऑफ द टू इम्पॉर्टेंट रिगार्ड्स। तो यहाँ पर 20(8) में क्या बोलते हैं, टाडा एक्ट में ये बोलते हैं कि मोस्ट हीनियस या ऑफेंसिव क्राइम जो होगा दैट प्रीवियसली
unamended section 45 and under challenging the Nikesh Shah case did not pretend on the पामला एक्ट, ये उनको प्रिटेंड नहीं किया जाएगा, उसके अंडर नहीं लिया जाएगा, वो सब चीज़ों को देखा गया। अब ये अगर हम देखें कहीं ना कहीं वायलेट करते हैं हमारे आर्टिकल 14 एंड 21 को, जो कि जो हमारे फ्रीडम राइट्स से रिलेटेड है और हमारे राइट ऑफ लाइफ से रिलेटेड है। तो बोला कि वाई हैज़ द सुप्रीम कोर्ट रिवर्स द पोजीशन नाउ, उसको रिवर्स क्यों कर दिया गया? तो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट आई इन द निकेश शाह केस सेक्शन 45(1) was amended and Act 13 of 2018 and the revised section made the conditions, जो कि पूरा बेल वगैरह पर बात करेगा, उसमें ऑफेंसिव चीज़ों को मानेगा। तो यहाँ पर बोला कि ये जो अमेंडेड सेक्शन है उसको चैलेंज किया जाएगा बिफोर सुप्रीम कोर्ट इन द रिसेंट विजय मंडल केस में, वहाँ पर भी देखा जाएगा। तो कोर्ट ने बोला कि 45 was not obliterated from the statute book but the merely held to be unconstitutional. The parliament was free to revive the provision by curing the defect, और उन सब चीज़ों को देख सकते हैं। मीन्स यहाँ पर इस चीज़ को बड़ा ही ज़्यादा मतलब एक तरह से ड्रैकोनियन मान रहे हैं कि आप जो है वो यहाँ पर बेल नहीं दे रहे हैं, जबकि उसका प्रूफ भी नहीं हुआ है कि उसने ऐसा किया है कि नहीं किया है। मतलब उसको पहले खुद को निर्दोष साबित करना पड़ेगा, उसके बाद ही सब चीज़ें होंगी। तो उसके ऊपर जो है वो सवाल उठाए जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं आज के MCQs की। तो एग्रीकल्चर सेंसस जो होते हैं वो कितने इंटरवल के बाद होते हैं? तो वो 5 साल के बाद में होते हैं। तो 11th एग्रीकल्चर सेंसस 2021-22 में हुए रिसेंटली। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मर्स एंड वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा ये सब चीज़ें जो है वो कंडक्ट करवाई गई। नेक्स्ट है कि शिपयार्ड बिल्डिंग ने फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत को बनाया है। तो कौन से ने बनाया? ये कोचीन शिपयार्ड ने जो है वो इसको बनाया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पीची वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो ये आपको केरला में देखने को मिलेगी। ठीक है, आई होप आपको आज का द हिंदू का डिस्कशन पसंद आया होगा, आपको सारे आर्टिकल समझ आए होंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए करिए। और हाँ, एक चीज़ है कि मैं जो है वो सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, मुझे जो है वो आंसर्स नहीं मिले हैं, तो आप प्लीज़ जो आंसर्स, जो क्वेश्चंस मैं आपसे पूछती हूँ उनके आंसर्स ज़रूर दीजिए। उससे मुझे जो है वो एक तरह से फीडबैक मिलता रहता है कि आप कितने इंटरेस्टेड हैं चीज़ों को लेकर के, और उनको जो है वो नोट भी किया करें, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ें होती हैं जो मैं यहाँ पर पूछती हूँ। उसके अलावा अगर आपको चैनल की इसकी जो PDF है वो चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।